हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था सेकंड, इसमें संबंध एवं फलन चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट जो पढ़ा था संबंध पढ़ा था और प्रश्नावली 2.1 इससे रिलेटेड जो थी वो कंप्लीट की थी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी चैप्टर में वो है फलन। ठीक है, संबंध हम पढ़ चुके थे। जो चैप्टर का नाम था संबंध एवं फलन, तो उसमें फलन हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, फलन क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फलन क्या होता है? फलन को इंग्लिश में जो हम बोलेंगे बच्चों, फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध, ठीक है ना, एफ एक फलन कहलाता है। सबसे पहली बात हमें क्या समझनी है? सबसे पहले हमें ये समझना है कि फलन भी क्या होता है? एक प्रकार का संबंध ही है। ठीक है, और संबंध को हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, संबंध हम पढ़ चुके हैं ना, किसे बोलते हैं, तो वो भी एक प्रकार का संबंध ही है। जैसे संबंध होता है ना, वो ये है। फलन भी एक संबंध है, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है। मतलब हर संबंध फलन नहीं होता है। ठीक है ना, हर संबंध, ऐसा नहीं कि कोई भी संबंध है उसको बोलेंगे कि ये फलन है। नहीं, अगर किसी भी संबंध में एक स्पेशल कंडीशन लग रही होगी तब उस संबंध को हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक फलन है। ठीक है, तो वो क्या कंडीशन है देखते हैं। तो कोई भी संबंध है ए से बी में, वो फलन कहलाता है। ठीक है ना, उसको नाम मान लो एफ नाम देते हैं। जैसे अभी तक आर दे रहे थे ना, रिलेशन की वजह से आर। ठीक है ना, एफ का मतलब होता है फंक्शन। ठीक है, तो इसलिए एफ, तो एफ एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, प्रतिबिंब के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। तो अगर क्या हो कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, एक और केवल एक प्रतिबिंब, या हम इसको और ये भी बोल सकते हैं कि प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय प्रतिबिंब होगा। ठीक है, कैसे? देखो, मैं एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो और अच्छे से शायद समझ में आ जाए। मान लो एक ये अवयव, एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। ठीक है, इसमें ए बी सी है। ठीक है, मैं दो कंडीशन बताता हूँ। ऐसे ये एक ए है, ये है बी है। ठीक है, ये है 1 2 3, ये भी ए बी सी, ये 1 2 3। ठीक है, अब ए से देखो ज़रा, एक पे टिक लगाया। ठीक है, मैंने बी से एक पे ही टिक लगाया अभी भी। ठीक है ना, और सी का 2 के साथ लगा दिया। ठीक है, एक ये है और एक ये है। एक का एक के साथ लगाया, एक का इसके साथ लगाया, तो इसके साथ लगाया, एक इसके साथ लगाया। देखो, दो टाइप के संबंध है। ये भी संबंध है, ये भी संबंध है, दोनों संबंध है, कोई दिक्कत नहीं। संबंध में हमने बताया था कि एक दूसरे के साथ कहीं कोई भी एरो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ का कोई भी किसी का भी किसी के साथ हो सकता है। तो ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि क्या ये संबंध है, बिल्कुल संबंध है दोनों के दोनों। ठीक है, इसमें क्या क्या आ रहा है? A1 आ रहा है, क्रमित युग्म के रूप में देखें तो A1 आ रहा है। ठीक है, B1 आ रहा है, C2 आ रहा है। इसमें क्रमित युग्म में देखें तो A1 A2 B2 और C3 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें पता ही है कि जो A क्रॉस B होता है, ठीक है, मतलब इसका कार्तीय गुणन होता है। संबंध क्या होता है? उसका उपसमुच्चय होता है। तो उपसमुच्चय में यही तो आ रहे हैं, A1 B1, ठीक है ना, B1 और C2, ये आ ही रहे आते हैं इसमें। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसी सेम इसमें भी। अब मेन है हमें पहचानना कि क्या ये फलन होगा। ये जो संबंध है, दो संबंध यहाँ पे मिले हुए, क्या ये दोनों के दोनों फलन है या कोई एक फलन है और दूसरा फलन नहीं है? तो क्या बताया था अभी कि प्रत्येक अवयव का क्या होता है? एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। अब मैंने प्रतिबिंब क्या बताया था जी? मैंने बताया था ना, जैसे यहाँ से एरो लगा, जो पहला वाला है दूसरा वाला है, तो अगर ए से एरो लगा है 1 पे, ठीक है, यह क्रमित युग्म में लिखा है A1, तो उस केस में हम बोलते हैं ए का प्रतिबिंब 1 होता है। मतलब ये दूसरा वाला प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब इनको बोलते हैं, ये दूसरे वाले हैं ना, ये वाले, ये प्रतिबिंब कहलाते हैं। ये दूसरे वाले, ध्यान रखना, प्रतिबिंब दूसरे वाले कहलाते हैं। ठीक है, ये प्रतिबिंब कहलाते हैं। ठीक है, ए का प्रतिबिंब एक, यहाँ पे क्या ए का प्रतिबिंब कितना, ये मैं समझा चुका हूँ। ठीक है ना, ए का प्रतिबिंब कितना है? एक है ना। ठीक है, ये मैं पहले समझाया था। तो इधर वाले का प्रतिबिंब इधर वाला होता है। बी का प्रतिबिंब भी एक है, सी का प्रतिबिंब भी 2 है। देखो, अब क्या बोला गया था कि अगर प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है, अगर हर एक अवयव का केवल एक ही हो, ठीक है ना, एक से कुल मिला के है कि हर एक का एक हो और एक से अधिक ना हो, तो हम यहाँ पे ए सबसे पहले देखते हैं, ए का चेक करते हैं। ए का कितना प्रतिबिंब है? एक ही तो है। एक ए का कोई दूसरा प्रतिबिंब दिख रहा है तुम्हें? ए का कोई और एरो कहीं गया नहीं है। ठीक है ना, बी का देखते हैं, बी का प्रतिबिंब, बी का प्रतिबिंब कितना है? एक है ना,
बी का कोई दूसरा प्रतिबिंब दिख रहा है? नहीं। सी का देखते हैं, सी का कितना है? 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब है किसी का भी क्या है, एक से ज़्यादा प्रतिबिंब नहीं है। ए का भी एक ही प्रतिबिंब है, बी का भी एक ही है और सी का भी 2 है। तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा? फलन हो जाएगा। ये फलन है, ध्यान रखना, इधर वाला फलन है ये। ठीक है, और इधर हम देखेंगे अगर ए का प्रतिबिंब क्या है, पहले बी का देखो, बी का क्या है? 2। ठीक है ना, और कोई है? नहीं है, चलो ठीक हो गया। सी का देखो 3, और कोई है? नहीं है। लेकिन जब हम ए का देखेंगे तो ए का प्रतिबिंब 1 भी है और ए का प्रतिबिंब 2 भी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते तुम, बी का प्रतिबिंब कितना है? बी का प्रतिबिंब भी 1 है और सी का प्रतिबिंब कितना है? सी का प्रतिबिंब कितना हो जाएगा? 2 है। लेकिन यहाँ पे तुम एक खास बात देखोगे कि ए के कितने प्रतिबिंब है? ए के 2 प्रतिबिंब है। ए के 2 प्रतिबिंब 1 तथा 2 हैं, अतः यह फलन नहीं है। ये फलन नहीं है क्योंकि 2 प्रतिबिंब है। अब इसमें कन्फ्यूज होने वाली बात, ऐसे नहीं होना कभी भी कन्फ्यूज कि ए का एक पे ही 2 एरो लगे हैं, तो 2 का 1 तो हो सकता है, इस तो कोई दिक्कत नहीं है 2 का। इसीलिए मैंने ऐसा बताया, मैंने ऐसा वाला नहीं बनाया A1 B2 C3, वो भी बना सकता था, वो भी फलन ही होता। ठीक है, ये वाला बनाया ताकि तुम्हें एक चीज़ तो क्लियर हो जाए कि अगर किसी 2 के 1 प्रतिबिंब हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो फलन होगा। 1 के 2 नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, किसी एक के ही 2 प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। तो अगर तुम्हें ये चीज़ मेनली ध्यान रखनी कि ये वाला फलन नहीं है। ठीक है, तो हम अगर इसमें देखेंगे, फलन की बात करेंगे कि ये फलन है या नहीं, तो ये फलन नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है ना, और ये फलन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके 2, और क्यों आए? क्योंकि इसके 2 प्रतिबिंब है, जबकि फलन में डेफिनेशन में हमने क्या बोला था, इसका प्रत्येक अवयव का केवल एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होता है। इसको अगर हम क्रमित युग्म के रूप में देखें तो 3 आरेख से बता दिया ना मैंने। ठीक है, इसको ही अगर हम क्रमित युग्म के रूप में देखें तब क्या बोलेंगे हम? और अगर दूसरी वाली कंडीशन में हम देखें दूसरे शब्दों में, तो एफ फलन होगा यदि एफ के कोई भी 2 भिन्न क्रमित युग्मों के प्रथम घटक समान नहीं है। ठीक है, अगर हम दूसरे तरीके से देखना चाहें, कौन से वाले में, ये तो तीर आरेख वाला तरीका हो गया, और अगर मान लो कौन से वाले में लिखा हूँ, रोस्टर रूप में लिखा हूँ जिसमें क्रमित युग्म में लिखते हैं, तो अगर किसी के भी प्रथम 2 घटक होते हैं ना क्रमित युग्म के, पहला घटक और दूसरा घटक, तो पहले वाले घटक अगर समान नहीं है तो क्या होगा? वो फलन होगा। ठीक है, फलन होगा यदि क्या है, जो प्रथम घटक है, ठीक है ना, जो प्रथम घटक है वो समान नहीं होंगे। ठीक है, कैसे? इन्हीं दोनों को देख लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये पहली पिक्चर है। ठीक है, और ये वाली मान लेते हैं कि ये क्या दूसरी है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली को अगर मैं बनाऊँ फंक्शन, इसको रोस्टर रूप में लिखूँ, तो मैं क्या लिखूँगा? देखो A1, वैसे एग्जाम्पल भी हैं अभी इसके, लेकिन चलो अभी हम पढ़ रहे हैं तो इसी से देख लेते हैं क्या होगा इसका। A1, ठीक है, और क्या होगा? B1, और क्या होगा? C2, बस यही तो है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, फलन कब होगा? जब प्रथम घटक समान नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होने चाहिए। पहला घटक देखो A, B, C सब अलग अलग है ना, पहले घटक सारे अलग अलग है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे लिख दोगे तुम, क्योंकि इसके प्रथम घटक क्या है? प्रथम घटक समान नहीं है, अतः क्या होगा ये? अतः यह फलन है। ठीक है ना, फलन है। नेक्स्ट है, हम दूसरा वाला देखेंगे, दूसरे वाला इमेज देखें, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। वो क्या है? A1 A2, ठीक है ना, A1 A2 और नेक्स्ट क्या था? B2 C3। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, A1 A2 B2 C3। तो इसमें ध्यान से देखेंगे, पहले घटक देखो, प्रथम घटक A, B तो C तो अलग अलग है, लेकिन A क्या है? समान है। देखो 2 जगह पे डबल A आ गया। ठीक है ना, तो A, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम घटक A की क्या हुई है? पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति प्रथम घटक पे ही ध्यान देना है, पुनरावृत्ति हुई है, अतः क्या होगा? F क्या है? फलन। यहाँ पे इस केस में फलन नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इसको 2 तरीके से देख सकते हो। एक तो तुम ऐसे ही याद कर लो कि अगर रिपीट हो रहा है तो फलन नहीं है। एक ऐसे भी ध्यान ऐसे ही दे दो
कि जो एक अवयव ए है उसका प्रतिबिंब एक भी है और ए का प्रतिबिंब दो भी है, दो प्रतिबिंब है उसके, ए के एक भी है दो भी, इसका मतलब ये फलन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको बता सकते हैं। नेक्स्ट एक नोट देखते हैं जरा हम। ठीक है ना, यदि ए बी बिलोंग्स टू एफ, मतलब एफ के अंदर मान लो कोई क्रमित युग्म ए बी इस तरीके से है। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि जो बी है ये दूसरा वाला, ये पहले वाले का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है ना। ठीक है, ये हमें पता ही है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं एफ ए, ठीक है ना, इक्वल टू बी, ऐसे लिखा जाता है इसको लिखने का तरीका, एफ ए इक्वल टू बी, मतलब ए का प्रतिबिंब क्या है, बी है, ध्यान रखना। ठीक है, एक ये बात तो हमें पहले से ही पता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसे हम, ए का प्रतिबिंब क्या है, ए का प्रतिबिंब बी है। ठीक है, एक नई चीज़ और है कि ए का प्रतिबिंब, इधर वाले को तो प्रतिबिंब बोलते हैं, ध्यान रखना, इधर वाले को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं, ये दूसरे वाले को तो इसको तो बोलते हैं प्रतिबिंब, और ये जो पहला वाला है ना इसको बोला जाता है पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, इसको बोला जाता है पूर्व प्रतिबिंब। तो ए का प्रतिबिंब बी है। ठीक है ना, तो या हम ऐसे भी बोल सकते हैं बी का पूर्व प्रतिबिंब ए है। ठीक है, तो पहले वाला पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है, दूसरा वाला प्रतिबिंब कहलाता है। पहले वाला दूसरे वाले का पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा, दूसरा वाला पहले वाले का प्रतिबिंब कहलाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना अगर कहीं पे आता है तो। देखो इसका उदाहरण है, उदाहरण 10। ठीक है, उदाहरण स्टार्ट हो गए इसके। तो मान लीजिए कि n प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय है। ठीक है, और n पर परिभाषित एक संबंध r इस प्रकार है, ये दे रखी कंडीशन। तो r के प्रांत सह प्रांत का परिसर क्या है। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ तक का जो क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो क्वेश्चन है पिछली एक्सरसाइज का। क्यों, देखो सारी चीज़ें ये दे रखी हैं जो, और आर एक क्या दे रखा, संबंध की बात की गई है, और प्रांत सह प्रांत और परिसर की बात की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ से एक नई चीज़ शुरू हो रही है, क्या यह संबंध एक फलन है। ठीक है, तब ये लास्ट में ये भी बताना है कि जो संबंध, जैसे कि मैंने बताया था सारे जो फलन होते हैं वो क्या होते हैं, एक संबंधी है। ठीक है, लेकिन सारे संबंध फलन नहीं हो सकते, उसमें एक कंडीशन लगती है। तो बताना है कि ये संबंध जो है इसमें वो कंडीशन लग रही है, क्या ये फलन है या नहीं है। तो पहले तो हम पिछली एक्सरसाइज का ही देख लेते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं इसके प्रांत सह प्रांत परिसर क्या है। ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या है, मान लीजिए कि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय और n पर है ना परिभाषित, तो इसका मतलब है जो संबंध है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है संबंध, पहले उसे समझ लेते हैं। तो समझाने के लिए मैं उसको क्या बना लेता हूँ, एक डायग्राम बना लेता हूँ, तो डायग्राम से थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, इसका बहुत अच्छे से डायग्राम बन नहीं सकता, लेकिन मैं समझाने के लिए केवल बना रहा हूँ। ठीक है, बन इसलिए नहीं सकता कि जो n संख्याएँ होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 1 2 3 से लेके और कहाँ तक चलती हैं, वो चलती हैं अनंत तक। ठीक है, ऐसे ही दूसरा भी अगर हम n से n में ले रहे हैं तो वो भी कहाँ तक चलेंगे, वो अनंत तक चलेंगी। ठीक है, तो डायग्राम ढंग से बन नहीं सकता, लेकिन समझाने के लिए खाली बता रहा हूँ। और तुम्हें पता है कि ये x y लिखा है ना, तो ये पहले वाले एक तरीके से क्या रहते हैं, ये x रहते हैं। ठीक है ना, ये दूसरे वाले क्या रहते हैं, y रहते हैं। तो y बराबर क्या है, 2x है, मतलब x की वैल्यू हम रखते जाएंगे। मान लो x की वैल्यू 1 रखो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या, 2। और तुम ऐसे भी समझ सकते हो, खुद से भी थोड़ा दिमाग लड़ाओ कि y बराबर क्या है, x का दुगना है। ऐसे भी देखो ज़रा, y क्या है, x का दुगना है। ठीक है, तो y x का दुगना है तो इसका डबल करते जाओ। ठीक है, या यहाँ वैल्यू रखनी, वैल्यू रखते जाओ कि 2 दूनी 4, तो 2 का संबंध 4 से, जैसे 3 का संबंध बच्चों किससे हो जाएगा, 6 से। ठीक है, तो इस तरीके से ये तुम्हें समझ में आ गया, संबंध कुछ इस तरीके से बनेगा ना, 1 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ। अब ऐसे हम सारे एरो तो बना नहीं सकते हैं ना, ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पे बन जाएंगे, हम सारे तो बना नहीं सकते। 4 का तुम्हें पता है 8 के साथ होगा, 5 का 10 के साथ होगा। ठीक है ना, सारे तो बना नहीं सकते, लेकिन ये समझने के लिए था खाली। ठीक है, इससे हम कुछ चीज़ें समझ गए हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें समझे होंगे हम। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था एक संबंध दे रखा है, तो संबंध हमने देख लिया। ठीक है ना, हमने इसको चेक कर लिया। अब उन्होंने कहा इसका प्रांत बताओ, तो हम इसी डायग्राम के बेस पे इसके सारी चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आर का प्रांत। ठीक है, आर का प्रांत, तो बच्चों प्रांत मैंने बताया था ना, जिस जिस पे टिक लगते हैं इधर वाले। तो इधर 1 पे टिक लगा, बिल्कुल लगा, 2 पे लगा, 3 पे भी लगा, 3 का भी कुछ ना कुछ दुगना होगा, 4 पे भी लगा, 5 का
6 पे, सब पे ही लगेंगे। इसका मतलब आर का प्रांत क्या हो जाएगा, एरो तो सब पे ही लगेगा इधर। तो आर का प्रांत बच्चों क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ही आ गया, सारा का सारा ही। सारा था क्या, ये एन था ना, तो आर का प्रांत कितना हो गया, एक तरीके से एन हो गया, मतलब सारी की सारी प्राकृत संख्याएं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या बोला, सह प्रांत। तो सह प्रांत तो बच्चों तुम्हें मैंने बताया था ना, तो आर का सह प्रांत, सह प्रांत में तो आँख मूंद के क्या लिखते हैं, आँख मूंद के लिखते हैं जो दूसरा वाला जो समुच्चय होता है, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा सह प्रांत होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सह प्रांत में तुम्हें एरो वगैरह कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो एरो देखने तुम्हें प्रांत और परिसर में देखने खाली। ठीक है, तो अब हम आर का परिसर देखते हैं। ठीक है, मेन चीज़ प्रांत और परिसर होता है, सह प्रांत तो सीधा सीधा दूसरा वाला पूरा ही सह प्रांत होता है। ठीक है, अब परिसर में हमें क्या देखना है, एरो देखने जो दूसरे वाले पे लगे। तो ध्यान से बच्चों अगर हम देखेंगे एरो दूसरे वाले पे किस किस पे लगे, अब सब पे नहीं लगे, 2 पे लगा, फिर 4 पे लगा, 6 पे लगा, फिर 8 पे लगा, फिर 10 पे लगा। इस तरीके से देखो कौन सी संख्याएं होंगी, ध्यान से देखो, 2 4 6 8, इन्हें कौन सी संख्याएं बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं, सम संख्याएं। और साथ में कौन सी सम संख्याएं, एन क्या है, एन का मतलब प्राकृत संख्या, तो कौन सी संख्या है, प्राकृत सम संख्या है। ठीक है, या सम प्राकृत संख्या है। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो आर का परिसर क्या है, यहाँ पे लिख सकते हो आर का परिसर एक तरीके से क्या है, सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। एक एक करके अब हम सारे तो लिखेंगे नहीं, ठीक है, ऐसे तो लिखोगे नहीं तुम 2 4 6 8। ठीक है, तो इस तरीके से तुमने ये लिख देना है, ऐसे ही प्रांत ये। तो इसको हम इजीली हम इससे समझ गए, तब हम इसको लिख पाए। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अब देखें, अब लास्ट वाला हम देखते हैं। ठीक है, हमने प्रांत सह प्रांत और परिसर पूछा था तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब पूछा क्या है संबंध, एक फलन है, उन्होंने कहा क्या है, फलन है। तो बच्चों फलन के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी, फलन किसे बोलते हैं, फलन बोलते हैं कि अगर किसी भी अवयव के, ठीक है ना, किसी भी संबंध में किसी भी अवयव के एक से अगर अधिक प्रतिबिंब ना हो, तो देखते हैं क्या एक से अधिक प्रतिबिंब हो रहे हैं, एक का प्रतिबिंब 2 है, एक का और है कोई नहीं, 2 का देखो 4 है, और कोई तो नहीं है 2 का नहीं, तो किसी के भी 2 प्रतिबिंब हो ही नहीं पा रहे हैं। 2 प्रतिबिंब का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 प्रतिबिंब तभी तो होगा जब किसी चीज़ का दुगना करेंगे 2 चीज़ें आएंगी। तो ऐसा हो सकता है किसी चीज़ का दुगना करें और 2 चीज़ आए, कभी भी नहीं हो सकता। किसी का भी डबल करेंगे तो एक ही तो मिलेगा। तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि प्रत्येक का केवल एक और एक ही प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे तुम्हें यही चीज़ लिख देनी है कि उपरोक्त संबंध में प्रत्येक अवयव का केवल एक और प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब है, अतः यह संबंध क्या है, यह संबंध फलन है। ठीक है, ये फलन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जरा उदाहरण 11। नीचे दिए फलनों में प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए। तो जो उदाहरण 11 है बच्चों, इसमें है नीचे दिए संबंधों में प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए और प्रत्येक दशा में कारण सहित बतलाइए कि क्या ये फलन है या नहीं। तो बताने तुम्हें क्वेश्चन दे रखे हैं और उसमें इन्होंने दरअसल इस बार जो दे रखा है रोस्टर रूप में दे रखा है। ठीक है ना, तीन क्वेश्चन है इसमें, 3 पार्ट है मतलब इसके, तो सब में तुम्हें देख देख के बताना है। मैंने पहले भी अभी कराया था, वैसे अभी खुद से ही बना के। ठीक है, तो अभी हम बुक का ही एग्जाम्पल हमारे पास आ गया है। तो 3 पार्ट हैं, पहला पार्ट ये है, तो बताना है कि ये फलन है या नहीं है, और प्रत्येक दशा में कारण सहित भी बताना है, तो कारण के साथ बताना है। तो अब इसमें मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। अब इसमें 2 कारण तुम दे सकते हो, एक तो सीधा कि प्रथम घटक द्वितीय जो मैंने बताया उसको देख के कि प्रथम घटक कैसे हैं, मतलब अलग अलग हैं। ठीक है, प्रथम घटक अगर भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये प्रथम घटक अगर भिन्न भिन्न होते हैं तो ये फलन होता है। तो देखना कि अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये 2 कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, नहीं, 3 रिपीट नहीं हो रहा, 4 रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब 2 3 4 कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये फलन है। ठीक है, दूसरा इसका कारण जो और अच्छे से डेफिनेशन वाला कारण है, ठीक है, वो क्या कि हम देखते हैं कि प्रत्येक का केवल एक और एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो हम देखेंगे 2 का भी एक ही है, 3 का भी एक ही है,
4 का भी एक ही प्रतिबिंब है, ठीक है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं क्या कि यह फलन है, क्योंकि रीजन भी देना, ऊपर लिखा हुआ है रीजन भी, तो कारण सहित बताइए। क्योंकि प्रत्येक अवयव, ठीक है ना, प्रत्येक अवयव कौन कौन से, एक, ठीक है, बल्कि ऐसे ढंग से लिखते हैं, एक तो नहीं है, प्रत्येक अवयव कौन सा, 2, 3 तथा 4 का एक क्या अद्वितीय प्रतिबिंब है। अद्वितीय का मतलब होता है एक और केवल एक, तो तुम लैंग्वेज कैसे भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो कि 2, 3 तथा 4 का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब है, या ये भी लिख सकते हो का एक अद्वितीय प्रतिबिंब है। अद्वितीय का मतलब कोई दूसरा नहीं है, 2 का एक ही है, 2 का कोई और प्रतिबिंब नहीं है, 3 का एक ही है, कोई और नहीं है, ठीक है ना, 4 का भी एक ही प्रतिबिंब है, ठीक है। अब बाकी मैंने तुम्हें बता ही रखा, तुम ऐसे भी चेक करोगे कि रिपीट तो नहीं हो रहा है। जैसे तुम्हें लगा ना कि रिपीट हो रहा है पहला घटक, दूसरा नहीं, यहाँ पे दूसरा रिपीट हो रहा है, दूसरे से कोई फ़र्क नहीं, पहला घटक अगर रिपीट हो रहा है तो समझ लो कि वो फलन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, अगर हम नेक्स्ट दिया है 2, 2, 2, 4, 3, 3, 4, 4, ठीक है। तो ये संबंध दिया है, तो बता सकते हो ये फलन है या नहीं है। तो जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग तुम इजीली बता दोगे क्या है कि शुरुआत वाले अगर हम देखें, ठीक है ना, 2, 2, 3, 4, तो मैंने बोला था शुरू में रिपीट नहीं होने चाहिए, रिपीट हो गया अगर तो समझ लो फलन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 और 2 रिपीट हो गया है, ठीक है ना। तो प्रथम घटक इसका रिपीट नहीं होना चाहिए था, हो गया, इसका मतलब फलन नहीं है। रिपीट हुआ होगा इसका मतलब क्या हुआ, 2 के 2 प्रतिबिंब होंगे ना, 2 का प्रतिबिंब 2 भी है और 2 का प्रतिबिंब 4 भी है, तो तुम यही लिखोगे, ठीक है। क्योंकि अवयव 2, ये अवयव 2 है ना, के 2 प्रतिबिंब, कितने प्रतिबिंब, 2 प्रतिबिंब, कौन कौन से, 2 तथा इस 2 के 2 भी है, इस 2 का 4 भी है, 2 प्रतिबिंब 2 तथा 4 हैं, अतः यह संबंध नहीं है। बस बच्चों ऐसे ही लास्ट है, लास्ट पे तुम इजीली कर लोगे, ठीक है। 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, ठीक है। समझ में आ रहा होगा तुम्हें। एक पहले खाली ऐसे ही चेक कर लो कि कोई अलग अलग तो नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब एक एक बार ही हैं, इसका मतलब है क्या है, ये फलन है, यही लिख दोगे उसमें। क्योंकि प्रत्येक अवयव का क्या है, प्रत्येक अवयव, नाम लिखना है तो लिख सकते हो, प्रत्येक अवयव मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, या नहीं लिखना चाहते तो प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, मतलब एक और केवल एक ही प्रतिबिंब है, एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, अतः आर क्या है, एक फलन है, ठीक है। तो अभी ये फलन है, ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा तुम्हारा, वो करोगे तुम। थोड़ा सा मैं कुछ और चीज़ बता रहा हूँ, इससे आगे हम जो इसके बुक के जो भी एग्जांपल वगैरह वो बाद में करेंगे, उससे पहले मैं कुछ बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो ये अपने आप से ही मैं क्वेश्चन बना के बता रहा हूँ ताकि तुम कुछ बुक के कुछ क्वेश्चंस कर पाओ, ठीक है बच्चों। तो कोई फलन अगर इस तरीके से दिया होता है f(x) इक्वल टू, ठीक है, f(x) इक्वल टू दिया है x², ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये x एक तरीके से क्या हो गया, x हो गया एक अवयव हो गया, ठीक है ना, जिसका प्रतिबिंब क्या है, x² है, इतना हमें पता है ना। या अभी मैंने बताया था fa इक्वल टू b होता है, तो a का प्रतिबिंब कितना होता है, b होता है। ये देखो ऐसा कर कभी अभी बताया था तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे बताया था fa इक्वल टू b होता है, तो a का प्रतिबिंब कितना होता है, b होता है, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसे लिखा है f(x) इक्वल टू x² मतलब x का प्रतिबिंब कितना है, x² है। अब देखो बच्चों, अब अगर कभी कभी इस रूप में अगर ऐसा दिया है, x के रूप में दिया होता है, इन जनरल रूप में ये दिया होता है, तो हम क्या है इसके बेस में भी बच्चों x की वैल्यू रख के, ठीक है ना, x की वैल्यू रख के हम बता सकते हैं। मतलब x बराबर 2 है तो 2 का प्रतिबिंब कितना होगा, 3 का प्रतिबिंब कितना होगा,
ठीक है। क्वेश्चन में अब इस फॉर्म में भी कई सारे क्वेश्चन अब दिए होंगे, ठीक है, आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो फलन इस तरीके से दिए रहते हैं। जैसे कि हमने अभी तक तुमने देखा होगा, या तो रोस्टर रूप में दिया होता कोई चीज़, या तो समुच्चय निर्माण रूप में दिया होता है, ठीक है, या फिर प्रतिबिंब रूप में दिया होता है। लेकिन अब इस रूप में भी तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो तुम एक एक करके जितने भी पहले प्रांत में जो भी अवयव है उनके प्रतिबिंब तुम निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं देखो, उसका तरीका ये कि यहाँ पे मैंने बताया ना, यहाँ पे क्या मतलब होता है, इसका प्रतिबिंब ये है, ठीक है। अब अगर हमें निकालना है क्या कि 1 का प्रतिबिंब कितना, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना रख देते हैं, 1 रखें अगर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तुम्हें x की जगह पे क्या रख देना 1, और यहाँ पे भी x की जगह पे क्या रख देना 1 का वर्ग। तो बच्चों यहाँ पे f1 इक्वल टू कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ऐसे ही बच्चों इसी प्रकार यदि हमें क्या करना हो, f2 निकाल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, f2 निकाल रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 2 रखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी जहाँ पे x है उसकी जगह पे कितना रख देते हैं 2, तो f2 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार f3 निकाल रहा हूँ, तो तब क्या करेंगे हम, x बराबर 3 रखा ना, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी रख देते हैं 3, तो f3 बराबर 9। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब 4। वो एक सामान्य डेफिनेशन उन्होंने दे दी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का प्रतिबिंब 4, 3 का प्रतिबिंब 9। तो बच्चों इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन प्रश्नावली में तुम्हें हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ भी कराई है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब क्या करना है तुम्हें, इसमें प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चंस करने हैं। एक तो बच्चों इसमें पहला वाला क्वेश्चन करना है, जैसे ये अभी एक क्वेश्चन कराया था ना, बताना कि ये फलन है या नहीं है, और इनका क्या करना है, साथ साथ में ये बताना कि क्यों ये फलन है या क्यों नहीं है। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ भी दे रखी है, साथ में इन्होंने कहा है कि इसका प्रांत और परिसर भी निकालो, ठीक है ना। तो प्रांत बच्चों कौन सा वाला होता है, ये पहले ही ये तो पुराना ही क्वेश्चन हो गया, प्रांत और परिसर। प्रांत कौन सा वाला होता है, पहले वाले प्रथम घटक प्रांत हो जाते हैं ना, और परिसर कौन सा वाला होता है, द्वितीय घटक। ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों ये क्वेश्चन और करना है, इसीलिए मैंने ये बताया था, क्योंकि कोई एग्जाम्पल बुक में ऐसा है नहीं, तो मैंने तुम्हें खुद से ये कराया कि प्रश्न नंबर 3 जो है, कोई फलन इस तरीके से अगर डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5, तो इनकी वैल्यू निकालनी। तो मैंने तुम्हें बता ही दिया क्या करना है, एक्स की जगह पे 0 रखना है, यहाँ पे भी मतलब पहला वाला पार्ट निकालने के लिए, और यहाँ भी 0 रख देना, तब इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 7 रखना है, ऐसे -3 रखना है। एक और है बच्चों, देखो ध्यान से, सेम ऐसा ही है, ये भी कन्फ्यूज नहीं होना, जैसे एफ एक्स वाला था ना, ऐसे ही प्रश्न नंबर 4 है, ठीक है। ये टेम्परेचर और डिग्री सेल्सियस, उसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक वो दे रखा है, रिलेशन दे रखा है। तो ये फंक्शन एक तरीके से ऐसे ही समझो, जैसे फंक्शन एफ है ना, यहाँ पे एफ़ की जगह टी लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे एक्स है, एक्स की जगह पे क्या लिखा है, सी लिखा है, सेम यही समझो इसको, एफ़ है ना स्मॉल एफ, उसकी जगह टी लिखा है, एक्स की जगह सी लिखा है, ठीक है। तो ये वैल्यू दे रखी है एक तरीके टी सी इक्वल टू इतनी। तो तुम्हें सबसे पहले T0 निकालना, तो T0 के निकालने के लिए क्या करोगे, C है ना, ये C की जगह पे यहाँ कितना रख दोगे 0, और यहाँ पे भी कितना रख दोगे 0, तो T0 की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसी इसकी वैल्यू निकल जाएगी 28 रख देना, ठीक है। ऐसे ही T-10 की वैल्यू निकल जाएगी। लास्ट वाला मैं करा दूँगा, ठीक है। तो तुम्हें एक तो ये पहला वाला क्वेश्चन करना है, एक तुम्हें ये तीसरा वाला क्वेश्चन करना है, एक चौथे वाले क्वेश्चन के पहला, दूसरा और तीसरा करना है। तो ये होमवर्क है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।